हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। और आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने इस चैप्टर नंबर 3 यानी इसके पहले का जो चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो उसका भी नाम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस था, लेकिन वो पार्ट 1 था, तो उसको हमने टोटली कंप्लीट कर लिया। अगर आप जानते हो तो हमारे प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हो। उसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका जो भी सिविक्स होगा या फिर साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं हमने कंप्लीट करके ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। तो प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, और साथ ही में एक और चीज बता दूं कि इसके पहले हमने लगातार 4 दिन आपके लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया होगा और आपने सभी ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर टेस्ट सीरीज। एंड साथ ही में टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी से आपको रेगुलर जो आगे के चैप्टर्स बचे हुए हमारे सोशल स्टडीज के एंड बाकी सब्जेक्ट्स के, वो हम लोग फटाफट से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए नया चैप्टर आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1 जो था। इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि यार मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है। आपको बताया था ना कैसे चट्टान अलग अलग तरीके से टूटते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग होता है, फिर या फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, या फिर केमिकल वेदरिंग होता है, किस प्रकार चट्टाने अलग अलग तरीके से टूट के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सभी चीज हमने इसके पहले के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया था। ठीक है, और आज जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली कि कौन कौन से टाइप के लेयर्स होते हैं जमीन के अंदर और कौन कौन से टाइप के रिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सभी चीज डिस्कस करने वाले। तो पहला जो टॉपिक है एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले मैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। इसको थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ही इजी है इसका एक्सप्लेनेशन। अगर मैं बात करूं, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो लेयर्स ऑफ सॉइल होता है या फिर जो रॉक्स होते हैं, चट्टाने जो होती है, पहाड़ जो होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक टाइप का मूवमेंट जरूर होता है। ठीक है ना, मूवमेंट इन द सेंस हमने एक चीज देखा था कि कभी ना कभी क्या होता है, जो अंदर के वेव्स होते हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेट जिसको बोलते हैं, जो लेयर्स होते हैं सॉइल के, वो कहीं ना कहीं हिलते रहते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि मैकेनिकल थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, सन हो जाता है या फिर हवा चलती है जोर से, तो ये सब चीज की वजह से हो सकता है। बारिश एक रीजन हो सकता है। दूसरा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि कुछ प्लांट्स, वीड्स हो गए, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये सब चीज के से धीरे धीरे उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूटना शुरू हो जाता है। फिर केमिकल तरीके से बात करें तो बहुत सारे टाइप के गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो बारिश के साथ जब गिरते हैं तो एसिड में कन्वर्ट होकर वो धीरे धीरे चट्टानों के ऊपर असर डालते हैं। ये सभी चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो यही सब चीज है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के अंदर कि कैसे अलग अलग टाइप के एजेंट्स, जैसे कि रनिंग वाटर जो होता है, जिसको रिवर बोलते हैं ना, बहती हुई पानी, उसको क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं, रिवर हो गया। फिर उसके हिसाब से ये जो रिवर होते हैं, ग्राउंड वाटर होते हैं या फिर ग्लेशियर्स होते हैं, विंड होते हैं, समुद्र के वेव्स होते हैं, सी वेव्स जिसको बोलते हैं, ये सभी क्या करते हैं? कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालते हैं। किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं दोस्तों? लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, चट्टानों के ऊपर। और इन शॉर्ट ये क्या करवाते हैं? इरोजन करवाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन दोस्तों? ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। इरोजन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक पानी का लेयर या फिर पानी से बना हुआ लेयर, जैसे ग्लेशियर्स हो गया, सी वेव्स हो गया, नदियों का पानी हो गया, रनिंग वाटर हो गया, तालाब का पानी हो गया, लेक्स हो गया, कैनाल्स हो गया, ये सब क्या करते हैं? जब भी वो बहते हैं, ऑब्वियसली जब वो बहेंगे तो इसके रास्ते में जो भी अगर ये मिट्टी आएंगे या फिर चट्टान आएगा या फिर कोई बड़ा पत्थर भी आ रहा है दोस्तों, तो वो उसको साथ में क्या करेंगे? बहा के लेके जाएंगे। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कैसे नदी के किनारे आप चले जाओ तो जब लहर जब आती है या फिर समुद्र के किनारे चले जाओ, लहर आती है तो कहीं ना कहीं कुछ मिट्टी को और कुछ कंकड़ पत्थर को भी साथ में वो बहा के लेके जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सॉइल होता है, ठीक है ना, जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होता है, इससे जुड़ा हुआ जो भी चीज होता है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है? इरोड होता है। इरोड का मतलब इरोजन होना, कहीं ना कहीं वो बह के साथ में निकल जाना। इसके वजह से क्या होता है? बहुत सारे रिवर बैंक्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर अलग अलग तरीके से हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी जो लेयर्स है वो एक जगह डिपॉजिट हो जाती है और इससे नई नई चीजें का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं लैंडफॉर्म्स के अंदर और किस हिसाब से नए नए लैंडफॉर्म्स जो है बनते जा रहे हैं, यही सब चीज हम लोग इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है दोस्तों
वर्क्स ऑफ रिवर एंड लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो नदियां होती हैं उनका क्या काम है, कैसे वो काम करते हैं और लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, वो हम लोग स्टडी करेंगे हमारे पहले टॉपिक के अंदर। मतलब ये तो ऑब्वियसली हमारा पहला टॉपिक था, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था, और आज का लेक्चर वैसे ही है। आप बहुत सारी चीजें आप सीखोगे नए नए तरीके, लेकिन डिटेल में हम लोग आगे आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसके अंदर का जो पहला हेडिंग है यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे लैंडफॉर्म जो है तैयार होते हैं अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। लेकिन इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है वर्क ऑफ रिवर्स, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं आपके लिए, वर्क्स ऑफ रिवर, वर्क ऑफ रिवर्स, ठीक है, वर्क ऑफ रिवर, एंड साथ ही में लैंडफॉर्म का क्या रोल है इसके अंदर, एंड लैंडफॉर्म्स ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के अच्छे से देख लो दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्क्स ऑफ रिवर, वर्क ऑफ रिवर्स एंड लैंडफॉर्म, ओके। अब यहां पे एक चीज बोलो आपको कि जो रनिंग वाटर होता है, ठीक है ना, जो बहती हुई पानी होती है, जैसे कि नदी का पानी आपने देखा होगा, तो नदी कभी रुका हुआ नहीं रहता है। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे नदी को, वो कहीं ना कहीं बहता रहता है, नदी के स्ट्रीम्स बहते रहते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। अगर वो पहाड़ों में से आ रहा है तो पहाड़ों में से भी रिस रिस के बहता रहता है, यानी रुका नहीं होता है। रुका हुआ पानी मतलब क्या होता है, गंदा हो जाएगा ना, जैसे कि तालाब वगैरह होता है, वो रुका हुआ पानी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। लेकिन जो बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर, जिसको रिवर्स हम लोग बोलते हैं, या फिर ये जो फ्लो होता है, ये नेचुरली फ्लो होता है। और वो कैसे फ्लो होता है, इट फ्लोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड द साइड्स एंड स्लोप्स। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे पहाड़ होते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जब हमारा सीईटी का भी चल रहा था, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने शायद अगर देखा होगा, क्योंकि वो 10th के लिए था, आपका तो 9th स्टैंडर्ड है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो गंगा रिवर है वो कहां से बहती है, यानी कि उसका मेन सोर्स क्या है। तो ऑप्शन में गंगोत्री करके एक सोर्स था। तो गंगोत्री एक ऐसा जगह है, गंगोत्री ग्लेशियर एक तरीके से समझ लो, वहां से जो गंगा है नदी निकलती है और वो बह बह के आती है, और कहां तक फैलती है आप सभी जानते हैं दोस्तों, कैसा वो नॉर्थ से निकल के पूरा नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो हो रही है, ठीक है ना। फिर ब्रह्मपुत्र नदी कैसे फ्लो हो रही है, हिमालयन नदी, सब हिमालय का ही सोर्स है ना कहीं से आ रहे। ओके, तो इसका मतलब यह है कि कोई नदी एक पहाड़ से अगर निकल रही है और पहाड़ से निकलने के बाद वो फ्लो हो रही है, तो उसके पीछे क्या किसी ने मोटर लगाया हुआ है? नहीं ना, ऑब्वियसली अगर वो फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है, ग्रेविटी का होता है। क्योंकि जो ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की जो क्या बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स बोलते हैं ना, नॉर्मली मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, लेकिन इंग्लिश में बोलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं खींचता है। जैसे हम लोग जमीन के ऊपर खड़े हैं, गिर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमें ग्रेविटी पकड़ के रखा है। करेक्ट है, कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे जरूर आती है, क्योंकि ग्रेविटी है। सेम इसी प्रकार यहां पे जो भी नदी होते हैं वो अगर एक पर्टिकुलर हाइट से निकल रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जरूर से बहेंगे एंड वो फ्लोइंग होंगे। फ्लोइंग क्यों होंगे? क्योंकि वो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचते आ रहा है, एंड इस हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, मूव करते रहते हैं और फ्लो होते रहते हैं। फ्लो भी होते रहते हैं, कभी कभी वो क्या होते हैं, स्लोप के हिसाब से बहते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान में बहना। अगर पहाड़ आप देखोगे तो पहाड़ तो ढलान होता है ना, कोई भी पहाड़ का एग्जांपल ले लो, तो यहां से नदी अगर शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, तो वो तो बहेगी ना, वो तो बहेगी, यहां से निकलेगी। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो स्लोप में निकल के आ रहा है। मैथ्स में आपने स्लोप पढ़ा होगा, तो स्लोप क्या होता है, नीचे की तरफ बहता है। तो इस हिसाब से जो नदी है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है बहते बहते, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है ना। और यही जो होता है इसी को कहते हैं दोस्तों फ्लो ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने एक डायलॉग, एक कहावत तो सुना होगा कि नदी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता, नदी जहां चाहे वो अपना रास्ता खुद बनाती है। करेक्ट है, ये आपने सुना होगा ना। क्यों? क्योंकि यार उसके पास एक ऐसा कैपेबिलिटी और ग्रेविटी उसको इन्फ्लुएंस करता है कि उसके पास इतना पावर है कि वो खुद का रास्ता खुद क्रिएट करके वो फ्लो करती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, ऑलवेज फ्लो करती रहती है, ठीक है। और साथ ही में अगर बात करें, उनके पास बहुत सारा ऐसा जो फ्लो है ना, वो फ्लो तैयार करते करते वो जब जमा हो रहा है एक जगह पे, तो वो पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। यानी कि जो भी नदी है एक पर्टिकुलर जगह पे फ्लो होते होते आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नदी बोलेंगे, रिवर बोलेंगे, तालाब तो बोलेंगे नहीं ना। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर बात करें कि ये जो स्लोप होता है ना, लैंड का, जमीन का जो स्लोप होता है, जहां से मतलब नदी जो है इनिशिएट हो रही है या फिर जो फ्लो हो रही है, तो उसमें जो टाइप ऑफ रॉक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी किस प्रकार का जो चट्टान है जहां से नदी फ्लो हो रहा है, कौन से टाइप का रॉक है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कैसे वो फ्लो करवा रहा है। एंड साथ में पानी का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कुछ नदी जो होती है काफी सक्रिय होती है, सक्रिय मतलब पतली होती है, ज्यादा उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, पानी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कुछ नदी ऐसे होती है जो विशाल नदी होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी नदियां होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, माफ करना, थोड़ा सा गला मेरा खराब चल रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने वैक्सीन लिया एक्चुअली, तो थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट देखने मिला मेरे सेहत में भी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इसमें छोटा मोटा चीजें हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे रॉक के बारे में।
तो यार रॉक जो कौन से टाइप का है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को ये भी नोटिस करना होता है कि कौन सा टाइप का रॉक है एंड वो कैसा नदी जो है फ्लो हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, पानी कितना है और उसका लेंथ ऑफ फ्लो कितना है। यानी कि कुछ नदी होती है जो एकदम मोटे प्रमाण में, यानी कि एकदम मोटे धाराओं में बहती है, ठीक है ना, हिंदी में अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, बड़े बड़े लेंथ के हिसाब से बहती है। कुछ होती है छोटी सी नदियां होती हैं, ठीक है। तो इससे डिफरेंस हमें पता चलता है। एंड साथ ही में हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी वॉल्यूम होता है सेडिमेंट्स का, सेडिमेंट्स मतलब कितने पत्थर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही में ये सब कुछ फैक्टर्स है जो इरोजन को भी यहां पे इफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं जब नदी का फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा तो आपका जो इरोजन होता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था अभी इरोजन, जो आपका इरोजन होता है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब नदी एकदम जोर से बहेगी तो उसके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर या फिर मिट्टी आएगा वो भी उसको बहा के लेके जाएगा। यानी इरोजन जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। और अगर नदी का जो फ्लो है वो अगर स्लो होता है, कम होता है, तो कहीं ना कहीं इरोजन भी होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में। तो चाहे वो इरोजनल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशनल हो या फिर डिपोजिशनल, रिवर्स का जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यही सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर जो है दोस्तों डिपेंड करता है। और इसी हिसाब से रिवर या फिर लैंडफॉर्म जो है वो काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही इजीली एंड अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। अब जैसे मैंने आपको वर्क ऑफ रिवर बताया, लेकिन ये जो इरोजन मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो उसमें रिवर का क्या रोल है, इरोजनल वर्क कैसे होता है रिवर का, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पार्ट को रफ कर लेता हूं, फिर आपको नया हेडिंग डालूंगा, दैट इज इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, हेडिंग हो गया हमारा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले रिवर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट कैसे करते हैं। कहीं पे भी आप देखो तो रिवर का जो मेन स्ट्रीम होता है ना, वो एक पहाड़ी होता है। पहाड़ मतलब ये एक्चुअली में पहाड़ जैसा शेप बना रहा हो वैसा शेप नहीं होता, आपने देखा पहाड़ रियल में कैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो बचपन में हम सीनरी में ऐसे ही डायग्राम बनाते थे, समझ लो ये पहाड़ है, ऐसे बहुत सारे पहाड़ है। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज जरूर से सुना होगा, जैसे मैंने गंगा और गंगोत्री का एग्जांपल भी दिया, तो कहीं ना कहीं कोई भी रिवर जो होती है, नदी जो होती है, उसका जो मेन स्रोत होता है ना, ओरिजिनलिटी कहां से होती है, इनिशिएट कहां से होती है, कहीं पे भी वो टॉप से होती है, जिसको हम लोग हायर एल्टीट्यूड बोलेंगे। यानी कोई भी ऊंचा जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर एल्टीट्यूड, और कोई भी नीचे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पता है ना, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, एल्टीट्यूड सीधा सीधा हाइट। तो कहीं पे भी नदी जब शुरू हो रही है, इनिशिएट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, वो कहां से हो रही है, एक हायर एल्टीट्यूड से हो रही है, एंड वहीं से वो फ्लो होना शुरू होती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा नदी इसी हिसाब से फ्लो होती है। सीनरी में भी आपने डायग्राम जब बनाते हो, बचपन में हम लोग 2-3 पहाड़ बनाते थे, बीच में से नदी फ्लो हो रही है बनाते थे ना, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज पता था कि नदियां शुरू कहां से होती है, पहाड़ों से शुरू होती है। ये सच बात है कहीं ना कहीं, और ये हम बचपन में इसीलिए डायग्राम बनाते थे, उसका ड्राइंग करते थे ना, स्कूल में ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता था। ठीक है ना, तो सेम उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि जो आपका नदियां जो होती है, नदी ओरिजिनेट कहां से होती है, शुरुआत कहां से होता है उसका, हायर एल्टीट्यूड, यानी पहाड़ों इलाके से हायर एल्टीट्यूड शुरू होता है, और खत्म कहां पे होता है, सी पे, समुद्र पे। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि ये जो नदियां हैं ये हमेशा फ्लो करती रहती है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये जो नदी फ्लो होती है वो कहीं ना कहीं समुद्र में जाके मिलती भी है। ये सुना है कि नहीं आपने, कि कोई भी नदी ऐसी नहीं होगी, मेरे हिसाब से बहुत रेयर होगी जहां तक मुझे याद है, लेकिन जहां तक मैं इमेजिन करूं, महाराष्ट्र में भी अगर मैं इमेजिन करूं, जितनी भी नदियां हैं सब अरेबियन सी में जाके मिलती है, या फिर आप ऊपर के साइड की जितनी भी नदियां हैं सब बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, नॉर्थ साइड की। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज हमें क्लियर हो गया कि रिवर ओरिजिनेट होती है हायर एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों से, और नीचे खत्म होती है सी लेवल पे। सी लेवल जो होता है समुद्र का जो लेवल होता है, सी लेवल, लोअर एल्टीट्यूड जिसको बोलेंगे, वहां पे जाके खत्म होता है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि जो रिवर का फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं एक ग्रेट स्पीड पे होता है, क्योंकि वो एक हाइट से आ रहा है, और कोई भी चीज जब हाइट से आती है तो वो थोड़ा स्पीड से आएगा, क्योंकि उसको ग्रेविटी खींच रहा होता है। तो इसीलिए जो नदियां बहती है ना वो थोड़ी सी धाराओं में बहती है। आपने देखा होगा ना, रेन, अपना क्या बोलते हैं इसको, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल क्या होता है, नदी का ही फॉल होता है ना वो, आपने देखा होगा, आप कहीं पे चले जाओ, उत्तराखंड में ऋषिकेश चले जाओ, ये सब जगह पे चले जाओ, वहां पे बहुत ही बेहतरीन नजारे हैं, झरने बहते। तो वो झरने कहां से आते हैं, नदी के तो पानी होते हैं। और यार ये सब जो हम लोग बोलते हैं ना, उत्तराखंड में हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, बहुत सारी वादियों में घूमने जाते हैं, मैं भी एक मसूरी जगह पे गया हूं, ये सब मजा आता है देखने में। तो ये कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, अगर मैं बात बोलूं तो ये कहीं ना कहीं हमें एक चीज बताता है कि नदियां जो है हायर एल्टीट्यूड से शुरू होती है। ठीक है, एंड साथ ही में यहां पे एक चीज ये है कि जब वो फास्ट फास्ट जब फ्लो होती है तो कहीं ना कहीं उनका एक
सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर फैक्टर जो होता है कि वो क्या करते हैं, इरोजन कॉज करते हैं। इसीलिए हमारा ये टॉपिक का नाम जो है वो इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हायर एल्टीट्यूड से नदी जब निकल रही है तो स्पीड में जा रही है, तो स्पीड में जब बहेगी तो आसपास जो भी सॉइल या फिर जो भी चट्टाने रहेंगे, रॉक्स रहेंगे, छोटे मोटे पत्थर रहेंगे, उसको वो क्या करेंगे, साथ में बहा के लेके जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं इरोजन जो है वो ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा उसका इरोजन भी होगा। और इसी की वजह से जो रिवर बेड होते हैं और जो रिवर बैंक्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। जो रिवर बेड होते हैं, आपको पता है नदी के किनारे के जो कंकड़ पत्थर और मिट्टी होते हैं ये भी बह के निकल जाते हैं, रिवर बैंक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। रिवर बैंक्स नदी के किनारे के जो जगह होते हैं उसको पूरा नदी बहा के लेके चले जाता है, कभी कभी पूरा क्लीन हो जाता है और पूरा का पूरा पानी हो जाता है। तो ये भी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी की वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है, सैंड पार्टिकल्स है, पेबल्स, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर आपने देखे होंगे ना, एकदम कलरफुल कभी कभी पत्थर मिल जाते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं छोटे छोटे अलग अलग शेप के, पेबल्स बोलते हैं उसको। आप फिश टैंक में देखते हो ना, फिश टैंक में पत्थर, वो वही पत्थर होते हैं जो नदी के किनारे मिलते हैं, वो वहां से लाके फिश टैंक में डाला जाता है। ठीक है, समझ गया। आपने तो देखा होगा, आपके घर में फिश टैंक जरूर होगा, बहुत सारे के घर पे, तो ये चीज आप जानते होंगे। ठीक है, हाँ। तो मैं एक्चुअली ये बात कर रहा था कि आप लोग का यहां पे क्या होने लगता है, सॉइल इरोजन होने लगता है। मेजर फैक्टर क्या था, बिकॉज ऑफ द हायर एल्टीट्यूड नदी जो निकलती है इसके वजह से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा रोल जो है प्ले करता है और इसी के वजह से क्या होता है, बहुत सारे चीजें जो है डेवलप हो जाती है, जैसे कि जॉर्जेस का फॉर्मेशन होता है। जॉर्जेस क्या होता है, ठीक है, जॉर्जेस का फॉर्मेशन होता है और जॉर्जेस को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, कैनियंस बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैनियंस क्या होता है। कैनियंस क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ है, इमेजिन करो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन इनके बीच में ना ये गैप क्रिएट करता है। बड़े बड़े पहाड़ के बीच में क्या होता है, गैप से, ठीक है ना। ये समझ लो दो पहाड़ है लेकिन इनके बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप है। इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, पहाड़ को 3D में, बहुत बड़ा गैप है और यहां से जो गैप है ना, इसके थ्रू जो है ना यहां पे नदियां बह रही है और ये पूरा का पूरा पहाड़ कवर करके रखा है। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर मैं हाथ से बनाने की कोशिश करूं डायग्राम, तो शायद आपको नहीं समझेगा, मेरा डायग्राम वाकई में बहुत खराब है, लेकिन यार इमेजिन करो यार, कोशिश करो यार। देखो यहां पे दो पहाड़ है, ऐसा है, ठीक है ना, ये दो पहाड़ है और दो पहाड़ के बीच में से नदी ऐसा फ्लो हो रहा है, नदी, या फिर आप बोल सकते हो नदी है ना, ऑब्वियसली पानी फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैनियंस बोलते हैं। फिर एक और चीज होता है दोस्तों, कैनियंस के अगर एक और चीज में बात करूं, एक तो कैनियंस हो गया, इसके वजह से फॉर्मेशन हो रहा है कैनियंस का, लेकिन एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड वैली। ये इजी है बताना, वी शेप्ड वैली क्या होता है। और ये जो मैं कैनियंस बोल रहा हूं ना, इसका डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक पे आपके मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो जाके, कोई परेशानी नहीं होगी। जो दो पहाड़ के बीच में से फ्लो हो रहा है, ये जॉर्जेस या फिर कैनियन हो गया। लेकिन वी शेप वैली और इजी होता है कि नॉर्मल सा पहाड़ है, समझ लो, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, ये नॉर्मल सा पहाड़ है, जैसे आपने सीनरी में डायग्राम बनाया होगा, ये नॉर्मल पहाड़ है, ये दो पहाड़ समझ लो। ये दो पहाड़ में से यहां से नदी जब फ्लो हो रही है तो ये कैसे फ्लो हो रही है, वी शेप में फ्लो हो रही है, ठीक है ना। ये देखो वी शेप है, दो पहाड़ के बीच में से जब फ्लो होगी और दोनों पहाड़ क्या हो, टच है आपस में, तो एक वी शेप का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है। देखो मेरा हाथ को देखो, कैसे दोनों पहाड़ का ये वाला एंड जहां पे मिल रहे हैं, समझ लो ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ है, लेकिन जहां पे ये मिल रहे हैं दोनों पहाड़ आपस में, उसके बीच में क्या शेप फॉर्मेशन हो रहा है, ये वी शेप फॉर्मेशन हो रहा है, ये वी शेप फॉर्मेशन हो रहा है ना, वी शेप। तो वी शेप में से नदियां जो है फ्लो हो रही है, तो वैसा जब वो फ्लो होगा नदी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी शेप्ड वैली बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज का जो है फॉर्मेशन इसके अंदर होने लगता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस एक्चुअली यही सब चीज मुझे आज आपके लिए बताना था, तो मैं क्या करूंगा, आज का जो लेक्चर है यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला पहला लेक्चर और मेरा एक रिकॉर्ड रहा है और मेरा पर्सनल एक मानना रहा है कि पहला लेक्चर आपको थोड़ा आराम से देना चाहिए। भले सेकंड लेक्चर थोड़ा लंबा ले लूंगा चलेगा, थर्ड लेक्चर लंबा ले लूंगा चलेगा, लेकिन पहला लेक्चर में जानबूझ के थोड़ा सा कम कराता हूं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी करा दिया इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इरोजनल वर्क और ये वर्क ऑफ रिवर कैसे होता है, ये सभी चीज जो कंसेप्चुअल नॉलेज जो मुझे आपको देना था, ये हर चीज मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 100% ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए लेक्चर इतना ही, जल्दी मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आगे के जो पार्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग बस रेडी हो जाइएगा हमारे लेक्चर नंबर 2 के लिए। और इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे पूरा का पूरा साइंस हो, चाहे पूरा का पूरा मैथ्स हो, हर चीज साइंस और मैथ्स तो पूरा 100% कंप्लीट है, पूरा आप देख सकते हो, हर चैप्टर अवेलेबल है। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है हम लोग कंटिन्यूसली उसको बना रहे हैं, ठीक है। चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। और ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो हमने शुरुआत किया है, ये आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, अच्छा लगेगा दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। यार शेयर करो, क्योंकि यार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग रट्टा मार के चले जाते हैं एग्जाम में बस पास होने के लिए। लेकिन यार नॉलेज अगर लोगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा ये सब्जेक्ट में, और आपको जानकारी मिलेगी कि वाकई में ये सब चीज होती है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, तो ये सब सब्जेक्ट में काफी ज्यादा मजा आता है दोस्तों पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।